दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए प्रकाश संश्लेषण व उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो जो हरे पौधे हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण केवल हरी पत्तियों में होता है और इसका एक प्रोसेस है जिसको प्रकाश संश्लेषण करने के बाद पौधे स्टार्च के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस तरह हम ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसकी जो इकाई है एटीपी है। जिस तरह एटीपी का मतलब मैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी उसकी इकाई है। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये यूनिट है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण से और प्रकाश संश्लेषण के किन किन कारणों का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण पर पड़ता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर 90% पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते जबकि दूसरों से ग्रहण करते हैं, जैसे कसकटा या जिसको मैं अमरबेल बोल सकता हूँ, और पिक्चर प्लांट जो कीट खाता है, जो कीट को किस नाइट्रोजन के रूप में, जो हमने देखा होगा इस तरह का एक उसका फूल टाइप में होता है जिसमें कीट घुसने के बाद उसका कवर ढक जाता है और वो उसको वहीं पे डाइजेस्ट कर देता है और इससे उसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम तो केवल यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस पर किसी और कारण से ज़्यादा या कम प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस क्योंकि स्टोमेटा के माध्यम से होता है। पौधे के जो पत्तियों को, जो जिसको फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं हम, पौधे की पत्ती, तो उसके नीचे की तरफ जो छेद होते हैं बारीक बारीक, पोर्स बोल सकते हैं उसको, उससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, वो उसी से होता है, स्टोमेटा से। और स्टोमेटा से ही वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल ये पढ़ते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस से बाहरी रूप से भी प्रभावित किया जा सकता है या जो बाहर के कारक हैं उससे भी क्या फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कलर। अगर लाइट का कलर रेड कलर का है तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। रेड कलर में फोटोसिंथेसिस कितना होगा? सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया मेरे पास रेड कलर का सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होगा ग्रीन का। ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। अगर पौधे के पास ग्रीन कलर का वो लाइट हो तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा। लेकिन येलो कलर में और इंफ्रारेड में फोटोसिंथेसिस 0 के बराबर होगा। येलो कलर और इंफ्रारेड, इनमें फोटोसिंथेसिस 0, फोटोसिंथेसिस कोई प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कलर के अनुसार रेड कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा, ग्रीन कलर में सबसे कम, और येलो और इंफ्रारेड में 0 के बराबर फोटोसिंथेसिस। अब हम दूसरा देखते हैं CO2। अगर वातावरण में CO2 की मात्रा, अभी हम वातावरण की बात आ गई, तो वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03 से 0.04 के बीच। एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा यही है। तो अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम होगी, जैसे मात्रा बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की भी स्पीड या जो उसका जो प्रोसेस है ऑक्सीजन निकालने का या कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट संबंध है। अगर CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। अब हम तीसरा देखते हैं टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर एक अलग से प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को। अगर टेम्परेचर 0 से 10 के बीच है
तो फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड होगी वो कम होगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा के बाद अगर टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है तब फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर से 35 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तक, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इनके बीच में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही बढ़ेगा टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश का मतलब लाइट। अभी लाइट, जैसे जैसे लाइट कम है, इसका मतलब जो प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है, अगर उस प्रकाश का लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होता जाएगा, लाइट बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इसका और प्रकाश का, लाइट का और फोटोसिंथेसिस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। उसके बाद उत्पाद, इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस किसी पेड़ ने प्रोसेस कर रखा है और उसकी कोशिका में इतनी मात्रा बढ़ गई, फोटोसिंथेसिस का मतलब उसके पास स्टार्च की मात्रा काफ़ी हो गई उस कोशिका में, तो क्या हो जाएगा, उसका फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड होगी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब कोशिका में, मैंने ये लिख दिया कोशिका में जब उत्पाद की मात्रा पहले से ही बढ़ जाएगी तो बाहर से फोटोसिंथेसिस करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो इस तरह घट सकता है। अगर यहाँ पे उत्पाद कम है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी इनके अनुसार जो हमें बात की अभी। उसके बाद देखते हैं प्रदूषण, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर। अगर वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस पौधे को करना है और वातावरण में प्रदूषक तत्व, प्रदूषण ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस उतना नहीं होगा। कारण क्या हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि जो पत्तों के ऊपर जो पत्तों की लेयर होती हैं उनके ऊपर जो मिट्टी, जो प्रदूषक तत्व जमा हो जाएंगे और उससे क्या होगा, जो सरफेस था, जो लाइट का, जो जिसके ऊपर लाइट गिर रही थी, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सरफेस छोटा होगा तो उससे क्या होगा, वो जो फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अगला, अब हमने इनके बारे में जो पढ़ा, केवल यही ऐसे पौधे हैं जो नॉर्मल 80-90% हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो मैंने बात की, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे अमरबेल, पिक्चर प्लांट हमने पढ़ा, जो क्या खाता है, कीट खाता है, मतलब कीट को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसे नाइट्रोजन पूरा होता है उसका मात्रा, क्योंकि वो मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं ले पाता। अभी हम नाइट्रोजन की बात आई है तो हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन कौन से ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन से, जो हम बोलते हैं लेग्यूम, जो दाल वाले पौधे हैं, दाल, वो लेग्यूम लेते हैं मिट्टी से और फिर नाइट्रोजन को मिट्टी में या पौधे के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं, जो फली वाले पौधे, दाल वाले पौधे। लेकिन अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ ये जो पौधे हैं, कुछ पौधे के अलावा बाकी पौधे रात में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता है सूर्य का। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात के समय भी ऑक्सीजन देते हैं। अब उनमें प्रमुख कौन से हैं, नीम, जो 9 पौधे हैं हमारे पास, नीम, पीपल, ऑर्किड, क्रिसमस, कैक्टस और एरिका पॉम ट्री। उसके अलावा एलोवेरा, स्नेक प्लांट, तुलसी और जरबेरा। लेकिन ये
रात के समय ऑक्सीजन क्यों देते हैं, इसका कारण देखते हैं हम। क्योंकि ये ज़्यादातर पौधे कैसे हैं, ये पौधे उस तरह के हैं, उस प्रक्रिया के तहत हैं या उस तरह की वातावरण में उगते हैं जहाँ पे गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर गर्मी की मात्रा ज़्यादा है, जिसको हम उत्तर भारत में लू बोल सकते हैं, और उससे बचने के लिए ये अपने स्टोमेटा के जो पार्ट होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। जो डोर होते हैं वो उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे वाटर का जो इवेपोरेशन है वो ना के बराबर हो, और जिससे वो उस धूप में या उस गर्मी में बच पाए। अब जब स्टोमेटा उसने क्लोज कर दिया तो CO2 और बाकी कुछ उससे क्या होगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अब प्रवेश नहीं करेगी तो वो अपनी उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जब रात के समय सूरज की गर्मी या तपिश कम हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो पोर्स रात के समय खुल जाते हैं, और रात के समय CO2 इसके अंदर जाती है और इससे बाहर क्या जाती है, O2 ऑक्सीजन। इसलिए इन पौधों को हमें घर के अंदर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी तरह होती है। लेकिन अब इसने जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे तो रात के समय धूप तो है नहीं, इसलिए इसने जो CO2 जो लिया, यहाँ से जो CO2 लिया, उसको एक प्रक्रिया के तहत मैलेट में यूज करता है, मैलेट। और उस मैलेट से अगले दिन जब धूप होगी वो फिर से क्या कर देगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। लेकिन CO2 तो चाहिए भोजन के लिए, जो उसने रात के समय CO2 ली थी जो मैलेट के रूप में, उससे रिएक्शन करके वो अपना भोजन बनाएगा। तो इसी तरह हमने देखा कि ये जो पौधे हैं ये रात के समय ऑक्सीजन भी देते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है। और मानव के लिए, व पौधों के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। लेकिन अब कौन से पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारे पास समुद्री पौधे। जो समुद्र के अंदर रहते हैं वो लगभग 80% ऑक्सीजन देते हैं हमारे वातावरण के। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा बांस का पौधा दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। उसके बाद आता है हमारे पास पीपल और फिर नीम। तीसरा पीपल और फिर चौथा नीम। अब क्योंकि नीम में एक खास तरह के, आयुर्वेद तो है ही, नीम में खास तरह का एक एब्जॉर्बन एबिलिटी है। क्योंकि अगर इसको शहरों में उगाया जाता है, या इसको सबसे ज़्यादा शहरों में उगाना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां क्या होती हैं, प्रदूषक और जो मिट्टी में जो मिट्टी की बजाय वातावरण में जो प्रदूषक और विभिन्न प्रकार के जो गंदगी जो फैली हुई होती है उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या कर देता है, और बाकी ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसलिए नीम को सबसे ज़्यादा शहरों में लगाना चाहिए। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं क्या एक नया पौधा और एक जो वयस्क पौधा है, दोनों में ऑक्सीजन का लेवल स्तर बराबर रहेगा? अगर मैं एक नए पौधे की बात करूं, नया पौधा और एक जो वयस्क पौधा जो पहले से ही है, वो ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं देते। क्योंकि वयस्क पौधा लगभग 25 छोटे पौधे के बराबर ऑक्सीजन देता है। इसलिए अगर हमने एक पौधा काटा है बड़ा, तो उसकी जगह में 25 पौधे लगभग लगाने चाहिए, जिससे कि, क्योंकि एक वयस्क पौधा लगभग 250 mm ऑक्सीजन पूरे दिन में सप्लाई करता है। पीपल जो लगभग 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, नीम 24 घंटे में से 22 घंटे लगभग ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि किस तरह फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस से प्रभावित होने के कारण कौन कौन से कारक हैं, और उसको हमने किस तरह ठीक किया जा सकता है
अपने वातावरण को और अपने आसपास को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन और ब्रेन से संबंधित उसके भाग, उसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे।